धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 6 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। क्या करें, ये अपील भी खुद ही करनी पड़ती है, कोई रवीश कुमार का चैनल तो है नहीं। चलते हैं बुलेटिन की तरफ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसको नोट कर लीजिए अपने पास, इसको रिकॉर्ड में रख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से एक बार मोरेटोरियम को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार अपने स्टे को बरकरार रखा है। बता दें आपको, लॉकडाउन के चलते सरकार ने मोरेटोरियम दिया था पहले 3 महीने के लिए, लेकिन बाद में जब लॉकडाउन बढ़ गया तो फिर 3 महीने के लिए मोरेटोरियम को और बढ़ा दिया। लेकिन 31 अगस्त के बाद सरकार इसको बढ़ाने के मूड में नहीं लग रही थी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच इस मामले की लगातार सुनवाई कर रही है। आज फिर से इसकी सुनवाई हुई। एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कोर्ट सरकार इस मामले में जो है गंभीर है और वो लगातार कई मीटिंगें कर चुकी है। हमें उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर कुछ फाइनल हो जाएगा। मुझे गुरुवार तक यानी कि बृहस्पतिवार तक, या उर्दू में बात करें तो जुमेरात तक और इंग्लिश में बात करें तो थर्सडे तक का वक्त दे दिया जाए। हम लोग इसमें एक हलफनामा पेश कर देंगे सरकार की तरफ से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई तक के लिए लगा दिया, यानी कि 5 अक्टूबर तक के लिए लगा दिया और साफ कर दिया कि इस मामले में किसी के भी अकाउंट को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर नहीं डाला जाएगा। 23 नंबर तक वो सुविधा लोगों को दी जाएगी। अब आपको बता देते हैं मोरेटोरियम होता क्या है। बैंक की जो ईएमआई जाती हैं, आप लोगों ने जो लोन ले रखा है उसे आप नहीं दे रहे हैं, सरकार ने वो राहत आपको दी है, उसी को मोरेटोरियम कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ राहत ईएमआई को लेकर नहीं है, कहा जा रहा है कि जब ईएमआई नहीं ले रहे हैं तो उस दौरान का ब्याज भी नहीं वसूला जाना चाहिए। आपको पता होगा बैंक पहले ईएमआई बाउंस होने का ब्याज लेंगे, फिर उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेंगे। ये पहलू भी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें 5 अक्टूबर की तारीख लगा दी है। देखना होगा गुरुवार तक सरकार इसमें किस तरीके का रवैया अपना दिखाती है और किस तरीके का हलफनामा पेश करती है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है और उसमें मांग की गई है कि कोरोना के चलते यानी कि कोरोना महामारी के चलते दिल्ली के हालात पहले ही बहुत बुरे हैं। यहाँ पर कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है, लोग उसी से दुखी हैं। अगर ऐसे में पराली जलने लगी और उसका धुआं फिर से दिल्ली के आसपास या दिल्ली के आसमान पर जमा होने लगा तो लोग जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और अच्छे खासे लोग भी बीमार होने लग जाएंगे। इसलिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को समय रहते पराली जलाने से रोका जाए। ये पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा हाई कोर्ट इन तीनों राज्यों को किस तरीके के दिशा निर्देश जारी करता है और किस तरीके की कार्रवाई करता है। तीसरी खबर का रुख करें तो आपको लेके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपराधिक केसों में आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये बहुत अच्छी पिटीशन है। मैं अच्छा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि धाकड़ खबर का आप अंदाज कभी देखते नहीं हो, हम किसी पिटीशन को अच्छा है बुरा बताएं। पिटीशन दाखिल की गई है, याचिका दाखिल की है, उसके बारे में अपनी बात बताते हैं। धारणा बनाने के लिए नहीं बैठे हैं भोपू मीडिया की तरह कि वो पहले बताए कि धारणा क्या है उस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि आपराधिक मामलों में आरोपी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि उनको ना रोकने की वजह से संसद में, विधानसभाओं में ऐसे आपराधिक लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी कहा गया है कि कानून मंत्रालय अपनी सिफारिशें दे चुका है, कानून आयोग अपनी सिफारिशें दे चुका है, बावजूद उसके केंद्र सरकार उनको लागू नहीं कर रही है और ना ही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद कोई एक्शन ले रहा है, जिससे हालत ये हो गई है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 539 में से 223 लोग 539 में से 223 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के चुनकर संसद में पहुंच गए हैं। पहले ये बदमाश, ये अपराधी टाइप के लोग नेताओं को संरक्षण दिया करते थे, लेकिन अब ये इतने बाहुबली खुद बन गए हैं कि पार्टियां इनको टिकट देती हैं क्योंकि उनको जीत चाहिए, सीट चाहिए,
इसलिए वो रोकती नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो संसदों में और विधानसभाओं में पूरी तरह अपराधी आकर बैठ जाएंगे और फिर देश का क्या होगा। 2009 के मुकाबले अगर बात करें तो ये तादाद 109% ज़्यादा हो गई, और ये उस दौर में हो रही है जब नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेके आए। पिछली बार आपने देखा होगा तमाम नौटंकी कर रहे थे, सांसद जो हैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करें, सांसद बताएं किस पे कितने मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब उन सब चीज़ों को छोड़ दिया गया क्योंकि आंकड़े ADR के, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की जो संस्था है, उसके आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के सांसद और विधायक सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और संगीन आपराधिक मामलों में। हाईकोर्ट से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने किस तरीके का झटका दिया है पहले ये बता देते हैं। पहले सिंगल बेंच ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका दिया और केजरीवाल सरकार के उस फैसले को ख़त्म कर दिया जिसके तहत प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेडों को रिजर्व किया जाएगा, आरक्षित रखा जाएगा। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार डबल बेंच में पहुंच गई, लेकिन डबल बेंच ने भी उसको कोई राहत नहीं दी, सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। अलबत्ता इस मामले में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई पर वो भी अपना इसमें पक्ष रखे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो डबल बेंच ने किया है ये भी अरविंद केजरीवाल को सिंगल बेंच के बाद झटका है डबल बेंच से। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, देखना दिलचस्प होगा इस मामले में होगा क्या। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्री एग्जाम को रद्द करना असंभव है, सुप्रीम कोर्ट जाकर बोला है UPSC। चलिए अच्छी बात है, कम से कम यहाँ तो UPSC बोल रहा है, यहाँ पे तो वो कुछ करता बोलता दिख रहा है। वरना सुदर्शन टीवी ने जिस तरीके की नफरत UPSC के खिलाफ फैलाई थी वहाँ UPSC ज़रूर खामोश रहा। उसे खुद सामने आके बोलना चाहिए था कि एक ऐसी संस्था है कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, यहाँ कोई पैसे के बल पे IAS IPS IRS या IFS ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन वो खामोश रही। जो पूर्व IPS थे देश के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे इस मामले को लेकर और सुदर्शन टीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्ती दिखाई और उसके प्रोग्राम पर रोक लगाई। हालांकि लगता यह है कि 23 सितंबर को नोटिस जारी करके 28 सितंबर यानी कि आज तक का वक्त देके जवाब मांगने वाली योगी सरकार, या यूं कहें सॉरी मोदी सरकार केंद्र में जो बैठी है, योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश में बैठी है, गलती से हो गया, तो वो इसको बचाने की कोशिश कर रही है कोर्ट के प्रताप से, यानी कि कोर्ट कोई फैसला उसके खिलाफ सख्त ना ले ले। तो 4 अक्टूबर को होनी है UPSC की प्री एग्ज़ाम परीक्षा, ठीक है जी। प्री एग्ज़ाम होने यानी कि प्री एग्ज़ाम होने हैं, तो उसी को रोकने के लिए कहा गया था कि साहब कोरोना बढ़ रहा है और चारों तरफ महामारी बढ़ रही है, ऐसे दौर में UPSC का एग्ज़ाम रद्द करा दिया जाए और 2-3 महीने बाद ये एग्ज़ाम किया जाए, जिसको लेकर UPSC को नोटिस जारी किया गया। आज UPSC सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुआ, उसने कहा साहब ना, ऐसा कराना असंभव है जी, ऐसा हो नहीं सकता। इस मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय कर दी गई है। देखना दिलचस्प होगा 4 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, या पहले से JEE और नीट की तरह और क्लैट की तरह सुप्रीम कोर्ट कह देगा ना जी एग्जाम तो होकर रहेगा। आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं और उस खबर का रुख कर लेते हैं जिसको लेकर भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार आजकल कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचा रहे हैं। हालांकि इस खबर से आपका अपना चैनल धाकड़ खबर आपको 3 दिन पहले ही रूबरू करा चुका था। भोंपू मीडिया वाले तो इस पे बाद में आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि जो मथुरा में बनी हुई है उसके ज़मीन पर जो शाही मस्जिद बनी हुई है, जिसको शाही ईदगाह भी कहते हैं, उसको वहाँ से हटाने और पूरी ज़मीन पे कब्जा दिलाने को लेकर अब एक जंग छेड़ दी गई है। अभी तक कहा जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो मथुरा की लड़ाई शुरू कर दी है, काशी की लड़ाई अभी पता नहीं कहाँ जाएगी। क्या है मामला वो थोड़ा सा आपके सामने पहले भी रख चुके हैं, उसी को आगे बढ़ा देते हैं। आपको उस खबर में बताया था कि एक पक्ष जो है वो नए लोग टाइप के जो नया ट्रस्ट उन्होंने बनाया है वो पहुँच गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मथुरा की, और उन्होंने वहाँ पे एक अर्जी दाखिल की और कहा है कि साहब 1968 में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच जो इस जगह को लेकर समझौता हुआ, एक तो उसको रद्द कर दो, दूसरा 13.37 एकड़ जो पूरी ज़मीन है इस पर हमें कब्जा दे दो, तीसरा वहाँ पे बनी हुई शाही ईदगाह को ढा दो, तोड़ दो, उसको ख़त्म कर दो। ये तमाम मांगे लेकर वहाँ पे एक अर्जी दाखिल की गई जिस पर आज सुनवाई होनी थी।
सुनवाई करनी थी जज छाया शर्मा को, लेकिन उनकी अदालत में याचिकाकर्ता यानी कि पिटिशनर ही नहीं पहुंचे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया सुनवाई टाल देते हैं। तो 30 सितंबर को उन्होंने सुनवाई का दिन लगा दिया है, यानी कि बुधवार को इस मामले पे सुनवाई होगी। हो सकता है किसी पंडित जी ने बताया वो आज सुनवाई ना करो, 30 सितंबर को सुनवाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए ये पिटिशनर जो खुद याचिका करता है कोर्ट नहीं पहुंचे। पता था कोर्ट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को जो है एक आध दिन के लिए टाल देगा, या वकील पहुंचा होगा, वकील ने कहा होगा माई बाप इस मामले को ना 30 सितंबर को लगा दो, थोड़ा लक्की दिन है, पूछ के आए हैं हम, और उस दिन अगर ये सुनवाई होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी। बता दें आपको 1991 में केंद्र सरकार ने कानून पास किया था। उस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक जो भी धर्म स्थल जिस स्थिति में है, चाहे वो हिंदू का है या मुसलमान का है, चर्च है या सिखों का है, जो भी धर्म स्थल है वो उसी स्थिति में रहेगा बाबरी मस्जिद को छोड़कर। तो देखना दिलचस्प होगा कि 30 सितंबर को जब मथुरा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, क्या वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून को भी नज़र में रखेगा। वैसे आपको बता दें 1991 के इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी इसी कोरोना लॉकडाउन के दौरान। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसमें आपको गौर करना चाहिए कि बीजेपी को बिहार का चुनाव जीतना है। राम मंदिर बना चुके हैं और श्री कृष्ण जन्मस्थली को लेकर एक विवाद छेड़कर सांप्रदायिक माहौल तैयार करना है ताकि वो चुनाव जीत सकें। वरना उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बिहार, झारखंड में हारे, महाराष्ट्र में हारे, दिल्ली में हारे और हरियाणा में, तो उन्होंने जाटों के पैर पकड़ के, जिन जाटों को वो गालियां दिया करते थे कि जाटों का सुपड़ा साफ करके पंजाबी मुख्यमंत्री बना दिया है, उन जाटों के पैर पकड़ के उन्होंने वहाँ सरकार बना ली है। तो अब वो यहाँ पर कुछ ऐसा खामियाजा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है बिहार हारे तो फिर बंगाल भी हारेंगे, जो आज तक वो 72-73 साल से नहीं जीत पाए हैं, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी धरती से आते थे। और अगर वहाँ हार गए तो आसाम हारना पड़ेगा, और फिर वहाँ हार गए तो इनको यूपी भी हारना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा दांव बिहार पर लगा हुआ है, और ये सब उसी के चलते किया जा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।